Ice has a highly ordered three-dimensional hydrogen bonding structure as shown in figure 9.2. हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही क्रिस्टल बोलते हैं, जो कि यूनिट सेल से मिलकर बना होता है. दैट विल सी इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है आइस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स with X-rays shows that each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by four other oxygen atom at a distance of 276 picometer. ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली देख चुके हैं कि कैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन हेल्प करता है बॉन्ड लेंथ को आइडेंटिफाई करने में. तो इस वही यहाँ पे किया गया एक्सरे के द्वारा. यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज है कि ऑक्सीजन की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी, विच इज ट्रू आल्सो बिकॉज जिमेट्री तो वाटर की टेट्राहेड्रल ही होती है, बस उसमें लोन पेयर के इंक्लूजन के कारण उसकी शेप बेंट हो जाती है. तो यहाँ पे आप अगर डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑक्सीजन चार अदर ऑक्सीजन से लिंक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे तो डायग्राम है ये प्लेनर है, एक प्लेन पे बनाया गया है पेज पे. एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल होती है. तो ये इस डायग्राम पे चाहकर भी आप चौथा ऑक्सीजन लिंक्ड नहीं देख पाएंगे एक ऑक्सीजन से. लेकिन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एग्जैक्टली प्लेनर पेज पे भी कैसे शो की जाती है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था. अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा डायग्राम नहीं बनाया गया है, तो डायग्राम से नहीं देख पाएंगे. यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं टेट्रा मीन्स चार, तो ईच ऑक्सीजन विल बी कनेक्टेड टू फोर अदर ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली. हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस rather a open type structure with wide holes. तो वाइड होल्स यानी बड़े स्पेसिस के आ जाने से आइस में एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि लिक्विड वाटर इन कंपैरिजन में कंस्ट्रिक्ट या फिर क्लोज नहीं होती, आइस बड़ी हो जाती है यानी कि ओपन हो जाती है वॉल्यूम ज्यादा होने से. इसलिए हम बोल रहे हैं कि आइस की ओपन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है ड्यू टू दिस वाइड होल्स. These holes can hold some other molecules of appropriate size interstitially. तो जैसे हमने मेटल हाइड्राइड्स के केस में देखा था, मेटालिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी वो बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि उनमें लैटिसेस होते थे, मेटल लैटिस, जिनमें हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो सकते थे इंटरस्टिशियली. यहाँ भी क्योंकि क्रिस्टल होता है आइस का, लैटिस उसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट साइज के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं इन वाइड होल्स में. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड से आइस भी बना सकती है. chemical properties of water, first one is its amphoteric nature and this is not new to us. ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी देख लिया था. इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. अमोनिया के साथ एज एन एसिड एक्ट कर सकता है क्योंकि अमोनिया बेस होता है, ये एग्जैक्टली वहां पे देखा था. H2S के साथ एज एन बेस एक्ट करेगा, वहां पे हमने HCl के साथ देखा था एग्जाम्पल. एंड ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी एग्जैक्टली हमने वहां पे देख लिया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालने के लिए. सो दीज रिएक्शन आर नॉट न्यू टू अस, वी हैव सीन देम इन इक्विलिब्रियम ऑलरेडी. रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, वाटर इज रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. ये रिएक्शन तो आई थिंक इसी चैप्टर में आ चुकी है. एग्जैक्टली यही रिएक्शन नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, रिड्यूसिंग एलिमेंट्स से, मेटल से, जो कि एस ब्लॉक में आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे सोडियम लिया गया विच कम्स अंडर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाटर को रिड्यूस कर देगा, यानी +1 में यहाँ पे हाइड्रोजन है तो प्लस ये 0 में हो जाएगा रिड्यूस. एंड सोडियम 0 से इटसेल्फ इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इन +1. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वाटर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन. होना ही चाहिए क्योंकि डाइहाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन से मिलके ये बना है. अगर ये टूटेगा तो डाइहाइड्रोजन देगा ही. यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सोर्स होता है ऑक्सीजन का भी. जी हाँ होता है. यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है +1 से 0 में, जहां पे रिड्यूस होता है वहां पे डाइहाइड्रोजन का सोर्स होता है. अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए किसी तरीके से तो ये ऑक्सीजन का सोर्स भी हो जाएगा. आगे जो बताया है, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस. कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होती है वाटर में टू फॉर्म ग्लूकोज
प्लस वाटर एंड 12 यहाँ पे मोलिक्यूल्स लगे हैं वाटर के, क्योंकि हाइड्रोजन के 12 मोलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज में, तो 6 मोलिक्यूल एज इट इज हमें वापस मिल जाते हैं वाटर के, एंड बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है। बेसिकली -2 से ऑक्सीजन यहाँ पे 0 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज किया जा रहा है वाटर को, तो ऑक्सीजन ऐसा बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। विद फ्लोरीन आल्सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। ये रिएक्शन हम 2-3 बार देख चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, जहां पे फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, एंड इट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। रेयर रिएक्शन होते हैं, यूजुअली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट आती है, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रेयर इसलिए होती है क्योंकि एक ही एलिमेंट के साथ ऐसा होता है, वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 0 से -1 में खुद रिड्यूस हो रहा है, और वाटर को कर रहा है ऑक्सीडाइज -2 से 0 में। Next is hydrolysis reaction. Due to the high dielectric constant has a very strong hydrating tendency. तो ये हमने पहले भी देखा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी सोल्वेशन में हेल्प करती है। यूनिवर्सल सोलवेंट वाटर इसी की वजह से ही होता है। जो सोल्यूबिलिटी एक प्रोसेस होती है, फिनोमेना, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले लैटिस एंथैल्पी, उसका लैटिस तोड़ा जाता है और फिर सोलवेट किया जाता है, सोल्वेशन। इन केस ऑफ वाटर इट इज हाइड्रेशन। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था। So it dissolves many ionic compounds. However, certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. तो इक्विलिब्रियम में हम देख चुके हैं कि ये दो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन में तो सिंपली चिपक जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के चारों ओर, जो चार्ज्ड होता है पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज आयन। हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन होती है वाटर की उन आयंस या फिर कंपाउंड्स के साथ। यहाँ पे सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन आपको दिखाई गई है, जैसे कि P4O10, इसमें दोनों ही नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोवलेंट होगा। SiCl4 भी कोवलेंट है। एंड रिएक्शंस ये बहुत ही आसान है। फॉस्फोरस का ऑक्साइड दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड वाटर का उसमें एडिशन होगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इट इज अ पैटर्न टाइप बेस्ड सिंपल रिएक्शन है। अगर यहाँ पे सल्फर का कोई ऑक्साइड होता उसमें वाटर ऐड हो रहा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता। नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड होता उसमें वाटर ऐड हो रहा है तो वहां पे नाइट्रिक एसिड बनता। तो ये सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, +5 ऑक्सीडेशन है फॉस्फोरस की, यहाँ भी +5, और सिलिकॉन की +4 है, प्रोडक्ट्स में भी +4। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शंस नहीं है। जी हाँ, हाइड्रोलिसिस रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होती। अगर होती तो कैटेगरीज में भी देते ना, पीछे रेडॉक्स रिएक्शन में 4 ही कैटेगरीज दी थी, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, और चौथी थी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कहीं भी हाइड्रोलिसिस नहीं था, तो that's how you distinguish from redox reaction the hydrolysis। एंड सेकेंड रिएक्शन में वाटर ऐड हो रहा है SiCl4 में, तो यहाँ पे क्लोरीन है विच इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, और सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन SiO2। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। अब हमने रिएक्शन करवा दी है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, अब हमारे पास क्लोरीन बचा है और हाइड्रोजन, इन दोनों की रिएक्शन हम करवाएंगे तो HCl बन जाएगा सीधे कंपाउंड, क्योंकि यही एक पॉसिबल कंपाउंड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर इनकी वैलेंसी देखी जाए 1 होती है दोनों की। एक और रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस टाइप जो आपको गिवन एनसीईआरटी में, N3- वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। अब ये जो N3- कंपाउंड आपको गिवन है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये होगा कौन सा कंपाउंड। इट हैज टू कम फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड उसके लिए यहाँ पे 2 हिंट आपको गिवन है। पहला तो सॉलिड फॉर्म में एक आयन आपको गिवन है। आयंस जब सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अमोनियम आयन मिलेगा आपको NH4+, इसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। तो सॉलिड से आपको पता लगा कि ये आयन होगा इसमें, यानी सॉलिड से क्रिस्टल पता लगा यानी आयन होगा, यहाँ से ये क्लियर हुआ। और जब इसको पानी में घोला जा रहा है तो अमोनिया गैस मिल रही है जो कि बेसिक होती है, और सॉल्यूशन भी बेसिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक होता है। सो दैट्स हाउ यू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट कंपाउंड जो कि इस अनायन से हमें मिलेगा। बेसिकली ये कैटायन है सिर्फ नाइट्रोजन की
ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें शो की गई है। तो N3- में H+ ऐड होगा वाटर का और NH3 हमें मिल जाएगा इस केस में, एंड H+ ऐड होने के बाद सॉल्यूशन में बचेगा सिर्फ OH-, सो दैट्स हाउ सॉल्यूशन विल टर्न आउट टू बी बेसिक। तो ये हो गई तीसरी, एंड ये रिएक्शन हुई है आयनिक कंपाउंड्स के साथ, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। पीछे दो रिएक्शन आपको कोवलेंट कंपाउंड के साथ दी थी, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सर्टेन कोवलेंट सम आयनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर की। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रेट फॉर्मेशन। ये जो दो चीजें हमने पढ़ी थी, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रेशन आ गई है अब, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी वाटर की, एज इट इज प्रेजेंट होगा, लेकिन चिपका हुआ होगा साल्ट या फिर आयन से। फ्रॉम aqueous solution many salts can be crystallized as hydrated salts. Such association water is of different type. First one is coordinated water. जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स की फॉर्म में अटैच्ड मिलेगा मेटल से आपको वाटर, इसको कोऑर्डिनेटेड वाटर बोलेंगे। फर्स्ट वन देख के ही आसानी से बताया जा सकता है ये। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल वाटर, बैरियम क्लोराइड और 2H2O, ये एक एग्जांपल लिया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि जो साल्ट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो हाइड्रेटेड होते हैं जनरली। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है लास्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल बैरियम, तो हाइड्रेटेड होंगे इसके साथ, क्योंकि डेलिक्वेशेंट होते हैं साल्ट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड टेंडेंसी हाइड्रेट फॉर करने की अल्कली मेटल से इनकी ज्यादा होती है। ये उस चैप्टर में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है। बैरियम क्लोराइड एक क्रिस्टल फॉर्म करता है जिसमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उनमें जो वाटर होल्ड किया जाता है दैट विल बी कॉल्ड इंटरस्टिशियल वाटर। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेस के अंदर है इट इज कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसके बाहर जो डॉट लगा के वाटर होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो CuSO4.5H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर कितने हैं, यही आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.4। ओनली वन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख के पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर ही इसके गिवन है, इसलिए सीधा इसमें पूछ लिया गया। यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आई थिंक ओडिशा पेपर ऑफ नीट 2019 में पूछा गया है कि CuSO4.5H2O में हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है, एंड अदर 4 आर कोऑर्डिनेटेड, मींस कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड 1। तो वहां पे आपको ये एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं गिवन था, सिर्फ सीधा पूछ लिया था CuSO4.5H2O में, तो ये आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। ये कॉपर के साथ सल्फेट इसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन आते हैं 4 एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो वाटर जुड़ा होगा उसके में 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो H2O 4 टाइम्स होगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेटेड वाटर होंगे इसमें, और एक फिर बचा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। नाउ नेक्स्ट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, मे कंटेन सम डिजोल्व्ड गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड इन्हीं डिजोल्व्ड गैसेस की वजह से वाटर की एसिडिटी चेंज हो जाती है, पीएच उसका डिक्रीज हो जाता है, उसको एसिडिक वाटर बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर, ये वहां पे हम देखेंगे। रेन वाटर ऑलमोस्ट प्योर होता है, पीएच इसका 7 होता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको। Being a good solvent, it flows on the surface of the earth and dissolves many salts. तो solvent तो होता ही universal solvent water. Presence of calcium and magnesium salts in the form of bicarbonates, chloride and sulfates in water makes it hard. ये हम नेक्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखने वाले हैं, जहां पे ओशियन वाटर से हमें सोडियम क्लोराइड बनाना होता है, वहां पे भी एज अ इम्पोर्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दो जगह रिपीट हो रहे हैं कि इन्हीं 2 एलिमेंट्स के साल्ट्स वाटर को हार्ड बनाते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, तो ये एक कमी होती है हार्ड वाटर की, इसलिए हमें सॉफ्ट करना होता है वाटर को बाय सम प्रोसेसेस दैट आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, इट गिव्स लेदर, एंड लेदर इंपॉर्टेंट होता है ना यार, किसी भी चीज को साफ करने के लिए लेदर झाग की जरूरत होती है, जो कि वाटर के साथ हमें मिलता है, कपड़ों को भी या फिर बर्तनों को साफ करने के लिए। तो लेदर
इज इंडीड इम्पोर्टेंट, इसलिए हार्ड वाटर इज ऑफ नो यूज टू अस एंड इट इज इवन हार्मफुल, जो कि आगे बताया गया है। तो इसलिए सॉफ्ट वाटर में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। एंड लाइट से आप याद रख सकते हैं, लाइट मतलब सॉफ्ट, तो सॉफ्ट वाटर देगा लेदर, लाइट से लेदर आपको याद रखना है। एंड हार्ड वाटर हार्श होता है, यानी सॉफ्ट नहीं होता ये, इससे आप याद रखेंगे कि ये लेदर नहीं देगा। तो आगे है हार्ड वाटर फॉर्म स्कम और प्रेसिपिटेट विद सोप, यही प्रिवेंट करता है उसको लेदर देने से। सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरिएट, ये भी आपको याद रखना है, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी एग्जैक्टली यही रिपीट होने वाला है, तो इसकी चिंता नहीं करनी आपको। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला आप वहां पे भी लर्न कर पाएंगे। बेसिकली स्टीरेट से 17 आपको याद रखना होता है, यानी इसमें 17 कार्बन होते हैं, उसका डबल होगा हाइड्रोजन का नंबर 34। ये जो हाइड्रोजन 35 लिखा है, ये एक हाइड्रोजन इंक्लूड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, COOH, यानी कि ऑक्सीजन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन होता है इसमें, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इसमें 34 ही होते हैं। तो दैट्स हाउ 35 हो गया नंबर हाइड्रोजन का। एंड ये सोडियम स्टीरेट मॉलिक्यूल आप ऐसा याद रखते हैं। इट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट। तो ये प्रेसिपिटेट स्कम जो बन जाता है, ये प्रिवेंट करता है लेदर देने से हार्ड वाटर को सोप के साथ। एंड M2+ आयन इज हेयर रिप्रेजेंटेड बाय Ca2+ एंड Mg2+, एंड M के साथ ये एनायन जो जुड़ा है, ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी 2 है, और Na+ यहाँ पे रिलीज हो गया सोडियम स्टीरेट का। इट इज देयर फॉर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, क्योंकि झाग तो दे ही नहीं रहा, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग लेदर विच इज द मेन थिंग फॉर लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स etc, सो अनसूटेबल हो गया ये, unusable. It is harmful for boilers as well because of the deposition of salts in the form of scale. This reduces the efficiency of the boiler. बॉयलर्स वो बर्तन होते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड गर्म किया जाता है, तो अगर वाटर इसमें आप बॉईल करेंगे तो ये जो साल्ट्स हैं ये जम जाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉयलर्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, एंड जब कोई दूसरा लिक्विड आप उसमें बॉईल करेंगे तो उसमें ये रिलीज हो सकते हैं साल्ट्स, दैट्स वाई उसको भी पोल्यूट कर देंगे, एंड दैट्स हाउ रिड्यूस कर देंगे ये द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। इसीलिए हमें जरूरी है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसमें सॉल्युबल साल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के उनको रिमूव किया जाए। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। फर्स्ट इज टेम्पररी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, एंड इसी से आप याद रखेंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम बाई कार्बोनेट्स भाई होते हैं वाटर के। भाई का मतलब वो ज्यादा उसको हार्म कोज नहीं करेंगे, सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस कोज करेंगे। एंड इसके अलावा फिर तो जो जो बचे क्लोराइड्स और सल्फेट्स वो कोज करेंगे परमानेंट हार्डनेस, ये अल्टरनेटिवली आप याद रख सकते हैं। एंड क्योंकि ये टेम्पररी हार्डनेस कोज कर रहे हैं तो तरीके जो होते हैं रिमूव करने के इनको वो भी आसानी होते हैं, जैसे सीधे सीधे बॉयल ही करते हैं आप अगर, और दूसरा होता है क्लार्क्स मेथड, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है बॉइलिंग। soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium bicarbonate into insoluble calcium carbonate। यहाँ पे एक रॉन्ग लाइन है, सीधे से एनसीईआरटी में कहूंगा जो दी है, इट इज बिकॉज ऑफ हाई solubility प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। solubility प्रोडक्ट KSP जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है, वो प्रेसिपिटेट नहीं करता है। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा है तो वो नहीं करना चाहिए प्रेसिपिटेट, वो सोल्यूबल होना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का ज्यादा होना चाहिए फॉर इट्स प्रेसिपिटेशन। मैग्नीशियम इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यानी इसका कम होना चाहिए। अगर फैक्चुअली देखें आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाके तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का -11 की टर्म्स में KSP मिलेगा और 10⁻⁸ की टर्म्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इंडीड कार्बोनेट का ज्यादा होता है, यहाँ पे लिखा है हाई होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गलत है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का KSP ज्यादा होता है, लो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होना चाहिए, जो कि होता भी है इस केस में।
तो ये स्टेटमेंट दो तरीके से सही की जा सकती है। पहले तो हाई की जगह आपको लो लिखना होगा, केएसपी लो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गई। और अगर आपको लिखना है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी ही, तो हाई की जगह लो लिखना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाई ही लिखे रहना चाहते हैं तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की जगह आपको आयनिक प्रोडक्ट लिखना होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट जब ज्यादा हो जाता है तो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और प्रेसिपिटेट हो जाता है वो साल्ट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा एंड उसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होना चाहिए। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको लिखे रहना है यहाँ पे तो लो होना चाहिए हाई की जगह। दिस इज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक डन बाय एनसीईआरटी। ऐसी ही कुछ एक मिस्टेक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में की गई थी, जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आती है। उसको तो किसी तरीके से हमने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो डायरेक्ट फैक्चुअली ही गलत हो गया। जो डाटा गिवन है एनसीईआरटी में उसके ही अपोजिट जा रहा है ये। मैग्नीशियम कार्बोनेट का केएसपी ज्यादा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन दो पेपर में अगर लाइन आ गई तो यहाँ पे हाई ही लिखना होगा, क्योंकि आप एनटीए नहीं चैलेंज कर सकते आप अगर एनसीईआरटी में कुछ गिवन है। तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, फिर भी आपको हाई ही लिखना होगा। आप उल्टा इसको याद रख सकते हैं कि हमने कंसेप्चुअली समझ लिया लेकिन उसमें कुछ कमी थी इसलिए इतना टाइम लगा उसको समझने में, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो हाई होगा यहाँ पे। These precipitates can be removed by filtration। तो अगर ये इनसॉल्युबल साल्ट हमें मिल गए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर से अलग हो गए, इनसॉल्युबल है, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेट दस ऑब्टेन्ड विल बी सॉफ्ट वाटर, यानी जो छन के चला जाएगा उस छलनी से वो नीचे आ जाएगा सॉफ्ट वाटर, और उस छलनी में रह जाएंगे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट और इनसोलेबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोलेबल नहीं थे ये वाटर में। तो हीटिंग करी है आपने इन बायकार्बोनेट्स की, कैल्शियम बायकार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इन केस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बेसिकली बॉइलिंग में भी हीटिंग ही तो होती है, हीट करते हैं अप टू सर्टेन टेम्परेचर की लिक्विड बॉयल होने लगता है, तो दैट्स व्हाई दिट इज इंडिकेटिंग बॉइलिंग ओनली। एंड कौन सा प्रेसिपिटेट होगा ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों ही केस में रिलीज होगी, इट इज जस्ट दैट कैल्शियम के केस में वाटर भी रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ना, इसलिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में वाटर नहीं हो रहा। कैल्शियम के केस में यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आया, इसलिए अलग से वाटर यहाँ पे रिलीज होगा। एंड बेसिकली यहाँ पे दो कार्बोनेट्स रिलीज हो रहे हैं, वन इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड द अदर इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। H2CO3 बन रहा है, इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो व्हेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर रिलेटेड। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस। सेकंड इज क्लार्क्स मेथड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लार्क्स मेथड, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसके सिमिलर साउंड करने वाला जैसा है कालगन्स मेथड। तो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं एस्पिरेंट्स, आपको होने की जरूरत नहीं है। परमानेंट हार्डनेस में ऑलमोस्ट एंड में एन आ रहा है एंड कालगन में भी एंड में एन आता है, तो इससे आप याद रखिए कि परमानेंट को कालगन रिमूव करता है। फिर अल्टरनेटिव याद हो जाएगी, क्लार्क्स मेथड टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करता है। वैसे अगर इन डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे इन मेथड्स को तो आपको पता लगेगा कि कालगन चीज क्या होती है एंड इसका मेथड क्या होता है रिमूव करने का हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, टेम्पररी के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बन रहे होते हैं, वैसा नहीं होता परमानेंट में। तो इन जनरल मेथड में भी आपको ये पता लग जाता है। वैसे अगर आपको इंस्टेंटली कंपेयर करना हो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है क्लार्क्स मेथड, इसमें लाइम ऐड किया जाता है हार्ड वाटर में। अगेन तरीका वही है, फॉर्म करने होंगे यहाँ पे जैसे हमने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया था, वही यहाँ पे फॉर्म होंगे। इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, जो कि दोनों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सो दे बोथ ऑफ देम कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। ये लाइम एक्चुअली दो टाइप का होता है, मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एस ब्लॉक में। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, पहला
बाई कार्बोनेट आयन में जो कैल्शियम का कार्बोनेट आयन है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर देगा, और यहाँ से H बच गया और OH बच गया, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे OH और H कंबाइन करके वाटर तो बनाएगा ही, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कि हमें ऊपर पता है इसका कम होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये प्रेसिपिटेट होना ही है, तो इसलिए दोनों ही प्रेसिपिटेट के बनते हैं टेम्पररी हार्डनेस में, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे जो एरोज दिए हुए हैं इनका भी सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, ये नीचे वाला साइन रिप्रेजेंट करता है कि प्रेसिपिटेशन हो गया किसी भी साल्ट का, मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर बीकर आपने लिया है उसके बॉटम पे साल्ट का डिपोजिशन हो गया है, ये नीचे वाला एरो ये इंडिकेट करता है, एंड ऊपर ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस बनी थी और मिक्सचर से एस्केप कर गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अगर CO2 एस्केप कर गई और प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो गया तो प्योर वाटर ही बचेगा सिर्फ उस सॉल्यूशन में, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस, एंड दो बचे जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है, ऑफ कोर्स इट वुड नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग सिंपली से रिमूव हो जाती है तो टेम्पररी हार्डनेस होती है न कि परमानेंट है। इसको रिमूव करने का पहला मेथड है बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, बेसिकली Na2CO3.10H2 होता है एग्जैक्टली, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वाटर का क्योंकि कोई काम नहीं है इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइम के साथ ट्रीट करके आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जो कि छोटा नाम है लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा बड़ा नाम है और फॉर्मूला भी बड़ा सोडियम कार्बोनेट, इससे आप याद रखिए कि ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। इट रिएक्ट्स विद soluble calcium and magnesium chlorides and sulfates and converts them into insoluble carbonates, ये हमने देखा था कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के ही, तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सिंपली एनायन एक्सचेंज की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा था, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है? तो ऊपर हमने देखा था जब एक कंपटीशन की पॉसिबिलिटी बन रही हो, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो सकता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी, तो वहां पे हाइड्रोक्साइड होगा क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है, यहाँ पे कंपटीशन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ही बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए यही प्रेसिपिटेट है। और नेक्स्ट मेथड है काल्गोन्स मेथड, काल्गोन इज नथिंग बट सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, बेसिकली ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड कंपाउंड है ये आप देखेंगे पी ब्लॉक चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का, HPO3 ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिर्फ H रिप्लेस कर दिया गया है सोडियम के द्वारा, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ पता लगाना है कि N क्या होगा इस फॉर्मूला के लिए, N का पता आप यहाँ से निकाल सकते हैं काल्गोन से, काल्गोन में 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो N यहाँ पे 6 होगा, H और P के जो नंबर होते हैं वो ऑक्सीजन से 3 टाइम्स कम होते हैं, HPO3 होता है N टाइम्स, तो N की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो Na6P6O18 होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा ऑक्सीजन का नंबर, एंड यहाँ पे सोडियम ही है, पोटेशियम या फिर और कोसा दूसरा कैटायन नहीं है, ये आप पीछे वाले एग्जांपल से याद कर सकते हैं। ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है तो यहाँ पे भी सोडियम ही आएगा, एंड सोडियम कार्बोनेट रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को, ये आप इस लाइन से याद रख सकते हैं दैट वॉशिंग सोडा वॉशेस अवे द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाई परमानेंट हार्डनेस नॉट टेम्पररी? बिकॉज टेम्पररी को लाइम सेपरेट करता है, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है क्योंकि इसका छोटा फॉर्मूला है, तो ये चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये सभी फॉर्मूलाज को लर्न करने में। तो काल्गन हेल्प करता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होता है ये आगे डिस्कस किया गया है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यहाँ पे टूटता है 2Na+ और ये अनायन 2- में, क्योंकि यहाँ पे साइन कंपनसेट हो जाता है, और अगेन फिर जब ये अनायन रिएक्ट करता है इन आयंस के साथ जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के थे,
तो ये एनाइन बन जाता है और 2Na प्लस अगेन छूट जाते हैं। ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला गिवन है ये आपको याद होना चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स अनायन कीप्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये तरीका होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का टू रिमूव द हार्डनेस। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायंस हैं इनको ये कॉम्प्लेक्स एनायन जो कि मेटाफॉस्फेट से मिला है वो ट्रैप कर लेता है। अब ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली याद रखने के लिए इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, जिसे मैंने वो उसको पीछे लिखा हुआ था +5 होती है। ये +5 होने के लिए जो सोडियम और ये एम मेटल आयन है इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 होनी चाहिए, जो कि Na6 में पीछे जो ओरिजिनल फॉर्मूला थी उसमें थी। अब यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है सोडियम और ये जो अपना मेटल है ये +2 करेगा, Mg2 प्लस है Ca2 प्लस है, 2 और 2 4 हो गए, -2 है ये LHS में आएगा तो +2 हो जाएगा, तो टोटल होगी +6। यानी पूरा बिल्कुल सही ओरिजिनल फॉर्मूला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि हर बार ये 2-2 Na यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, Na नहीं रिलीज हो रही। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी थी ना कि सोडियम मेटाफॉस्फेट ऐसे टूटता है Na प्लस में और अनायन 1 माइनस में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसको रूल आउट करने के लिए हम देख रहे हैं अगर ऐसा होता Na प्लस और इसमें टूटता तो दूसरी बार भी Na प्लस में टूटता और यहाँ 6 में से 2 गए, 4 Na बचते, Na4M और Na4 हो गया तो 4 प्लस कंट्रीब्यूट कर दिए, M ने 2 कर दिया, 4 प्लस तो 6 ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनायन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची। एंड यहाँ पे बोला है कि कॉम्प्लेक्स एनायन कीप करता है इन आयंस को Mg2 प्लस और Ca2 प्लस को, यानी आयनायन तो बनेगा। एंड अगर एक एक टूट रहा है सोडियम दोनों बारी में तो एनायन की पॉसिबिलिटी ही नहीं हो रही है, इसलिए एक से ज्यादा जाना होगा आपको, 2 सोडियम टूटेंगे हर बार सोडियम हेडाफॉस्फेट में से, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 6 में से 4 गए 2 और फिर M ऐसे एसोसिएट होगा। तो दैट्स हाउ यू रीच टू द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एनायन। नेक्स्ट इज द आयन एक्सचेंज मेथड, एंड इसका भी यही तरीका होता है जैसे सोडियम मेटाफॉस्फेट का था। एनायन इसमें इन कैटायंस को Ca2 प्लस और Mg2 प्लस को ट्रैप कर लेता है।